चलो खिसको यहाँ से। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन अब्बास और ये है इज्जत फातिमा। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मुद्दा कुछ यूं है कि पिछले कुछ सालों में एक नया प्रोफेशन सामने आया जिसको कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। ठेका लगाओ जरा इस पे। तो भाई होता कुछ यूं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज और इदारे जो है मोटी मोटी रकमें देते हैं और इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं अपने पास और अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, उनका विजन बढ़ाते हैं। ओ भाई, जिनके पास विजन होता है ना, वो वर्कर नहीं होता है, वो बॉस होता है। लगे ठेका। अच्छा, ये होस्टिंग में ठेकेदारी निजाम आपकी इन्वेंशन है? बस मैं गालिब का तरफदार हूं ना, और उनका अंदाजा मैं कुछ और था तो मेरा भी अंदाजा मैं कुछ और। भाई सुनो मेरी बात कि भाई जिनको अब्बा की डांट और उस्ताद के लेक्चर ना सुधार सके, उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर का हाथ सुधारेंगे। लगा उठेगा खंडू। अल्फाज ज़हन पर असर करते हैं, लेकिन तासीर सिर्फ उन लोगों की बातों में होती है जो खुद प्रैक्टिकल करके आए होते हैं। यार ये लेक्चर याद करके रट्टा लगाकर आने वाले के लेक्चर सुन के सिर्फ नींद आती है। Oh my God. लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने इनसे मोटिवेट होकर अपनी नौकरियां छोड़ दी, कारोबार शुरू किए, और देखो ना आज उनके पास ना नौकरी है ना कारोबार। लगे ठेका। आप यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ सेमिनार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे वाकई सही कह रही है लड़की कि हम कुछ ज्यादा ही बुराई कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की। देखें, मोटिवेशनल स्पीकर से लोग मोटिवेट होते हैं और फिर एक दिन आता है कि वो हमाम पे, थड़े पे, चाय के ढाबे पे बैठ के खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। लगाओ ठेका। मोटिवेशन चाय के ढाबे और थड़े से भी हासिल की जा सकती है। देखो भाई, अच्छी बात जहां से मिले ले लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको देखकर मोटिवेट हो इंसान। तो अब होगा सबका कॉमेडी डिमांड ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं और आज यकीन मानिए कि पब्लिक डिमांड में तारीख रकम होने जा रही है, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं उनकी तहरीरों ने, उनके गीतों ने तारीख वाकई ही रकम कर दी है। हमारे आपके पूरे पाकिस्तान के पसंदीदा जनाब किबला खलीलुर रहमान कमर साहब। कोई मेरा त्रास ही वो भी काटता है तुझे। क्यों? तेरे तो बड़े त्रास निकले। कैसे मिजाज हैं सब? वेलकम टू पब्लिक डिमांड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू। फाइनली हमारी मुलाकात इसके तवस्सुत से ही हो गई। इसी के तवस्सुत से होनी थी, बिकॉज पब्लिक टीवी से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। तो वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। सबसे पहले आपकी जो फिल्म आई तेरी मेरी कहानियां रिसेंटली, और उसमें 123वां जो आपने लिखा, उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिए, उसकी कामयाबी। बहुत शुक्रिया। एक सवाल था उसमें मेरा, अगर आप मैं जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ। जान की अमान मेरी कहाँ पे टांग रही हैं ऑलरेडी। ये गुजारिश थी कि आपका स्क्रिप्ट हो, नदीम बेग साहब की फिल्म हो, ये जो हीरो का इंतखाब है ये कौन करता है? हुमायूं सईद साहब के अलावा कैसे किसी को हमने चुना इस बार? इसलिए कि वो छोटी फिल्म थी, तो हुमायूं मैंने बड़ी फिल्म। ओके सर, आप पर एक इल्जाम लगाया जाता है अमूमन कि आपकी कहानियों में अक्सर व बेशतर खवातीन बेवफा होती हैं, तो क्या ये जो 123वां थी ये उसका जवाब था? वो एक ड्रामा है जिसमें वो बेवफा है, लेकिन वो बहुत छाप छोड़ गए ना। हाँ, तो उससे क्या, छाप तो लंडा बाजार में भी बहुत छोड़ अपने अपने टाइम की हिट्स है ना। Exactly, बूटा yes. फ्रॉम टू Oh, yes, oh, yes. मैं मर गई, शौकत अली की बात थी। क्या बात। सदके तुम्हारे, उसमें बेवफा औरत थी नहीं। तो वो जो नबीना है जिन्होंने सिर्फ एक ड्रामा देखा है, तो उनका कुल इल्म एक ड्रामे की तक है, उनको माफ कर देते हैं। उनको माफ कर देते हैं। अब बहुत सखी है ना। इल्जाम तो कासिम के अब्बू पर भी बहुत है। ओके। सर, गुलजार साहब ने सरहद पार लिखा कि 116 चांद की रातें, और आपने यहां पर लिखी 123वां। तो ये कोई 116 और 123वां जो है ये कोई बहुत खास हिंद से है? नहीं, हिंद से नहीं है। देखो, ये कॉन्सेप्ट था समझने का। मुझे किसी ने पूछा किसी वक्त, एक नेशनल टीवी पर इंटरव्यू किया गया कि वो दूसरी मोहब्बत और क्या होती है। मैंने कहा व्हाट दूसरी मोहब्बत? दूसरी मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत हमेशा पहली होती है, दूसरा तीसरा आदमी होता है। वाह 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 वाह। औरत को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं पड़ती, मर्द को ढूंढनी पड़ती हैं, तो वो कई दफ़ा 123 हो जाती हैं। हाय हाय। औरत की खूबी क्या है
आई रोट इन मेरे पास तुम हो कि औरत के पास इनकार करने की काबिलियत है, है क्या जो मर्द के पास नहीं। आए है, आए है, क्या बात। आपके ख्याल में हर औरत ऐसी होती है? ऑफ कोर्स नॉट, वो जो होती हैं वो औरतें होती हैं। सर आपके कलम में इतना दर्द है, इतना सोज है, आपका ध्यान कभी ये पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत की जानिब, कभी ये अवाम के मसाइल की जानिब हुआ, या आपके भी यूनिट्स फ्री हैं सर? मैं वो आदमी हूँ जिसने गुर्बत को टैंजिबली देखा हुआ है। यस सर। तो मैं आज भी रो पड़ता हूँ इस तकलीफ से, और मैं चीखें मार के कह रहा हूँ कि जिस बदनसीब मैशत के पेडेस्टल पर हम कौम को ले आए हैं, यहाँ गरीब की बच्ची बिक रही है, इससे डर जाइए। सर प्लीज तशरीफ रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, खलील उर रहमान कमर साहब। सर गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से लग रहा है आपके कुछ बयानात से कि आप सियासी और मुआशी सूरत हाल से काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं। क्या आपकी दूरंदेशी कहती है इस बारे में? याद रखिएगा, किसी कौम को बेगैरत बनाने का आसान तरीका क्या होता है कि उसकी परचेजिंग पावर, उसकी अर्निंग पावर से कम कर दी जाए। तो ये सिलसिला 75 सालों से जारी है, और आज हम कौम को उस जगह पर ले आए हैं जब आप कुछ भी कर दें, उनको अपनी बच्चों की रोटी की फ़िक्र है। तो इस फिक्र में डाली हुई कौम को आप कभी कौम नहीं बना सकते। एक अलमिया है, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, इसको आप भुगतने वाले अगले 10 सालों में, कि जब आप लड़की को मजबूर करके बेचेंगे, वो बिकेगी अपने माँ बाप की दवाइयों के लिए, रोटी के लिए। अगले 10 सालों में जिस खूंखार तरीके से वो आपसे इंतकाम लेगी, आप सहल ही नहीं पाएंगे। सर पाकिस्तान की सियासी फिल्म पे अगर हम नज़र डालें तो वही किरदार नजर आते हैं। हाफ टाइम के बाद थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट में चेंज आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार जब हाफ टाइम होगा तो वही स्क्रिप्ट दोहराया जाएगा, वही किरदार नजर आएंगे? मज़े की बात है कि स्क्रिप्ट में कोई तब्दीली नहीं आती, हमें लगता है कि तब्दीली आ गई। इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ अब आप और ज़्यादा डेकेड्स नहीं गुजार सकेंगे एज ए वन यूनिट कंट्री। आपको आज शर्म ना आई तो अगले किसी मोड़ पर बहुत इमीडिएट शर्म करनी है। खलील साहब, एक मुद्दत से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अब तो लगता है गुलजार ने मेरे लिए ही लिखा था। मैं 1 सदी से बैठी हूँ, इस राह से कोई गुजरा नहीं। सदके जा, मैं लगता है बाजी ने ना बलोचिस्तान दी महसूल चुंगी का ठेका ले लिया। ले इस राह पे बैठ। खलील साहब, आप एक कलमकार ही नहीं, जौहरी भी हैं। हैरान हूँ मैं कि इस कोहिनूर पे आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ी। वो क्या है कि कोहिनूर हमसे बहुत पहले छिन गया था और अब उसके वापस मिलने की उम्मीद कोई नहीं है। तारीख गवाह है फलक के कोहिनूर ने आज तक लड़ाइयाँ ही कराइयाँ ਜਦੋਂ कराइयाँ। मोहसिन, तारीख गवाह नहीं है, गुमराह है। अच्छा जी। खलील साहब, आपके लिखे हुए किरदार अदा करके ही कई अदाकार स्टार्स बन गए। इस नाचीज के टैलेंट को कब मौका देंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी सर, और इन्होंने फिल्म लेके बनानी है सी गखड़ नहीं जाऊंगी। गखड़ नहीं, शांज़ेलीज़े नहीं जाऊंगी। मेरे पास तुम हो एक आपके भी करियर का एक बहुत बड़ा सीरियल है, लेकिन डायरेक्टर जो हैं नदीम बेग साहब, उनका ये कहना है कि उसका थीम कंट्रोवर्शियल नहीं था, मगर आपकी जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर डिबेट्स हुई उसने उस प्ले को कंट्रोवर्शियल बना दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो ठीक कह रहा है, इसका थीम कंट्रोवर्शियल नहीं था। लेकिन वो जो ताले आज़मा हैं, जिनको अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, जी 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 जी, दे वांटेड टू मेक यूज़ ऑफ दैट, और उनका ख्याल था कि मैं खाली खोली राइटर हूँ। तो मैं अनटिल उस वक्त तक नहीं लिखता जब तक आई हैव अ सॉलिड आर्गूमेंट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी। तो इसलिए उनको मुंह की खानी पड़ी। मैंने तो मर्द की तरबियत की थी कि अगर औरत कोई गुनाह कर रही है तो भैया उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको। लेट हर गो, लेट हर गो। मैं समझा था तुमको है काफी तजुर्बा कि डूबी मईशत की बस आस तुम हो, है कर्जे उठाने में काफी तजुर्बा, किसी को लगा था मेरे पास तुम हो, के पेट्रोल बिजली और आटे की कीमत बढ़ा दीजिएगा, निकल जाइएगा। सदके जाओ, मईशत के सताए लगते हैं आप बाजी। हेलो, कौन है आप?
पहचाना नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, असल में ये खलील साहब का केस है। मामा, ये है खलील अंकल। जी बेटा। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था जो मेरे पास तुम हो में आपने मुझे LOC बना दिया। ना मैं इधर का रहा ना उधर का। बेटा एडी वड्डी मिसाल देने दी की जरूरत, सीधी तरह कह के मैनू फवाद चौधरी बना देता। ना मैं PTI दा रहा ते ना ही पीपल्स पार्टी दा। फवाद चौधरी से तो नहीं मिलते, अल्लाह माफ़ करे। ये बदकिस्मती है कि इस तरह के केस मेरे मुल्क में इतने ज़्यादा हैं कि अल्लाह हमें इससे बचाए। खलील साहब, लगता आपने मुझे भी नहीं पहचाना। कैसे पहचानेंगे? मैंने पहचान लिया, तुम वो दानिश की बीवी हो ना। शुक्र है आपने पहचान लिया, नहीं तो खामंद मर जाए, आशिक छड़ जाए तो मेरे वर्गियां दा यही हाल होंदा, यही हाल होंदा। आशिक ने नहीं छड्या, तू आशिक नूं छड्या। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ मैं ਕਿੰਜ कहाँ नहीं ढूंढा अंकल मैंने आपको। तो आधे पीछे से मैं मारवी सरमत दे घर भी चला गया। देखा ना खलील साहब, अब बताएं, दानिश भी चला गया, शहवार भी, ए डंगर टैप बच्चे दी मैं टैप। मामा, डंगर से याद आया, मुझे भूख बहुत लगी है। मोहसिन अंकल से कह के मुझे डंगर बर्गर ही मंगवा दें। खलील अंकल, कुछ आपके पास स्क्रिप्ट है चटपटा मसाले वाला, वही मैं खा लूं। खलील साहब, राइटर ने कुछ दही पल्लियां दी रेड़ी नहीं लाई। देखे ना खलील साहब, एक बेवा उत्ते इंज दे बच्चे दी जिम्मेदारी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं, तुम बेवा नहीं हो। बेवा वो औरत होती है जो निकाह में और शोहर मर जाए। यू आर ए डिवोर्सी वुमन। ये रुतबा तुम्हें नहीं दिया गया। ये नहीं दे बिल्कुल। घर को आग लग गई घर के चिराग से, सारियां लेना ही मेरियां पुठियां सीधी। अंकल, डॉक्टर कहते हैं मैं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हूँ, मेरी ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन शहवार अंकल मेरा कितना ख्याल रखते थे। वो बेटा तेरी अम्मी का ख्याल आता। यार बहुत अच्छे। घटिया बच्चा है, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। बहुत अच्छे। ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਰੱਖ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੋਖਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਵਾਰ ਅੰਕਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। मामा, मेरी वजह से नहीं, आपकी करतूतों की वजह से छोड़ कर गए। ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। खलील साहब, एहसास राशन कार्ड से मैं इसका पेट पालती हूँ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से अपना। लेकिन राशन कार्ड भी बंद हो गया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में मैं खुद ब्लैक लिस्ट हो गई। वो तो मियाँ साहब ने सेहत कार्ड भी बंद करते। हुण दसो एक खोता टैप बचा मैं किवें। अब तो मामा के पास सिर्फ विजिटिंग कार्ड ही बचे हैं। लेकिन वो बंदे भी एडे खोचल ने, हुण मेरा फोन ही नहीं चुकते। आप चाहती क्या है खलील साहब से? अब मैं चाहती हूँ खलील साहब मेरा नानो नफका लगा दे, क्योंकि मुझे अकेली पे एडी भारी जिम्मेदारी ज्यादा है। ऐसी औरतों पर मैं फिटकार भेजा करता हूँ। मामा, खलील अंकल ने सिर्फ हमारी फैमिली की ही नहीं बल्कि सियासत की शक्ल भी बिगाड़ दी है। कैसे? पापा को 5 करोड़ दिलवा दिए, हाँ। उसके बाद MPAs का रेट बढ़ा दिया गया। पापा ने 5 करोड़ नहीं लिए तो थे फिर बेटा। किसने लिए? नहीं लिए थे, तेरे पापा ने ऑन कैमरा नहीं लिए थे। ऑन कैमरा नहीं लिए थे सर? हाँ, बाद में तो उसने इतना पैसा कमाया माशाल्लाह। तो मेरे मुंडे ने मैनू MPAs याद कराते होते औंतरे एडे तेज हो गए ने, 100 करोड़ टप गए ने। आप भी MPA बन जाती। बन तो मैं जाती बेटे, लेकिन शहवार अंकल ने मुझे मखसूस नशिस्तों पे मशूक रख लिया था। आपने मुझे इमोशनल कर दिया है। अच्छा। प्लीज मेरे डायलॉग्स के पीछे फ्लूट का म्यूजिक दीजिएगा खलील अंकल।
अगर आप हमारा खर्चा नहीं उठा सकते तो मेरे पास तुम हो का सीक्वल बनाएं, मामा की शादी कहीं और करवाएं। एक तो पहले कि मामा दिया मुच्छा निकले आन। दुर फिटे मुंह वे तेरा अंतरिया मां दिया मुछा निकलन मुछा तो नहीं तेरी रोटी खुआ खुआ के मेरी चीकां जरूर ब्रेक से वापस आए। अरे अच्छा उल्टी माफ कर दे, बच्चा है यार। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। पब्लिक डिमांड में चल रहा है कॉमेडी रिमांड और अब हम आगे बढ़ते हैं। सर अब तो ऐसे गुमान होता है या इम्कान भी नजर आते हैं कि मियां साहब भी लंदन से वापस आ जाएंगे। आपने माहिरा खान को एनआरओ दिया या नहीं सर? सर प्लीज सर। पास। तुम हो नहीं हो? किसी ने सर सालसी करवाने की भी कोशिश नहीं की सर इस मामले में? सालसी इसमें करवाने की कोशिश की गई थी। अच्छा ओके। मैं आज भी हैरान होता हूँ और हैरान रहूँगा कि जिस कदर मेरा उसका रिस्पेक्ट का रिश्ता था वो किसी तरह भी उसको इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो इतना बेहुदा ट्वीट करे। मैं कई दफ़ा कह चुका, शी हैड एवरी राइट टू फोन मी। मुझ पे वो खफा हो जाती तो मैं उसको एक्सप्लेन करता। और देखो ये चीज़ें बाद में लोगों को समझ आई जब लोगों ने मुझे मुसलसल सुना या फिर देखा। बिल्कुल हाँ जी। बदनसीबी है वो एक इंतहाई अच्छी और बासलाहियत और ख़ूबसूरत एक्ट्रेस है, लेकिन अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा उसके साथ। वैसे आपस की बात है मोहसिन जी, मायरा खान की इतनी बातें हो रही हैं, खलील साहब मैं कोई मर गई यहाँ? मामा प्लीज ऐसा मत कहा करें। क्यों बेटा? अगर कहना ही है तो ऐसा कहें, मैं मर गई ओ बह जा तो कितने चली गई। बेटे तू मेरा मुंडा है कि नरगस दा मुंडा है? मैंने लगता तेरी पैदाइश महफिल थिएटर च हुई सी। खलील साहब यकीन कीजिए, आप जो भी किरदार लिखेंगे ना मैं उसके साथ इंसाफ करूंगी। इसको वो किल डाल दे जिसके ऊपर 200 पलचे हुए हों। अच्छा वैसे 200 पर्चों से याद आया सर, कासिम के अब्बा से मुलाकात है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह होती रहेगी। सर ये कासिम के अब्बा की ये जो नॉन कन्वेंशनल एक ग्राफ बना उनकी मकबूलियत का, वो आपको लगता है ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है या फेक है? एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक। आपको लगता है उसमें कहीं भाई लोगों का हिस्सा था? देखिए शोहरत में भाई लोगों का हिस्सा नहीं था। ओके। वो केटू है जिसको सर करके आप नीचे उतर आते हैं। हाँ कैसे हो जानी? अरे महाराज आप आज फिर आ गए यार। बात यह है लप्पू, वो क्या होता है? जब पीपल्स पार्टी 3 बार और नून लीग 4 बार आ सकती है तो क्या हम दूसरी बार नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं, आप और कासिम के अब्बा दूसरी बार नहीं आ सकते। नहीं। चुप हो जाओ, मखसूस नशिस्तों पे तलाक लेने वाली औरत। मोहसिन अल्लाह झूठ ना बुलाए, लखनऊ की बसों में ये बंदा गट्टा नहीं बेचता? गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्ढे ते न चढ़ दी। हमें दिलेर पाजी याद आ गए, मनूस औरत। अपना ये उल्लू का गट्टा लो और निकलो यहाँ से। ये पहला आदमी अपनी बेइज्जती पे खुद खुश होता है। खलील जानी, कमाल अमरोही ने हमारे फिल्मी कैरियर के साथ बहुत अत्याचार किया है, और ऐसे किया है जैसे आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ उसके सियासी कैरियर का बेड़ा गर्क किया है। उसे एक बार वजीर आजम बना दिया और उसे काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। महाराज आप सीधी बात कीजिए, कौन सा अत्याचार हुआ आपके साथ? मैं बताता हूँ अचार के फांक। यार क्या है? मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे महाराज। हम पैदाशी बब्बर शेर हैं। तो फिर ये लगड़ बगड़ कैसे हो गया आप? फिर तुम लगड़ बगड़ ले आए, अब अगर बोले बहुत दूर तक लगड़ के ले जाऊंगा। हम बब्बर शेर पैदा हुए थे, हमारे अंदर मर्दाना वजहात कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन कमाल अमरोही ने
रोमानवी किरदार करवा करवा के हमारे मर्दाना इमेज को मसक कर दिया था। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब सुल्तान राही साहब की तरह मर्दाना वजहात से भरपूर किरदार हमारे लिए भी लिखें, ताकि हम दुश्मन के कंपार्टमेंट में घुस के बोलें कि हम तुम्हारे कंपार्टमेंट में गलती से घुस आए थे जागीरदारा, आपके मेहंदी से रचे हुए पांव देखे, बहुत भयानक है, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा वरना टोटे टोटे कर दूंगा। वाह, इस फिल्म का नाम पाकीज़ा नहीं पाकीज़ा गुज्जर होना चाहिए। चुप हो जाओ, 2 टके की बेवफा औरत, वो खाविन से भी तलाक ली, आशना भी फरार हो गया, तुम्हारी हालत तो फयाजुल हसन चौहान से भी बदतर हो गई है। मेरी हालत तो फयाजुल हसन चौहान से बुरी हो ही नहीं सकती। कैसे? खामन छोड़ के मैंने कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? हम बैठने का नहीं कहोगे? प्लीज तशरीफ रखिए महाराज। इसके साथ यही है ऑप्शन। ये कोई उल्टी सांस तो नहीं लेता है? अंदर न ले जाए आप। खलील साहब, आपको सरहद पार से भी बड़ी ऑफर्स हुई स्क्रिप्ट लिखने की, वो आपने कभी कबूल नहीं की। मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस की, उनकी फिल्म यहाँ चलती है, मेरी फिल्म वहाँ नहीं चलती। मैं पहली दफ़ा जब बॉम्बे गया तो मैंने देखा मेरा वहाँ कोई चैनल नहीं चलता। यहाँ पर हमारे रोना पीटना शुरू हो जाता था कि इंडियन चैनल नहीं चल रहे। तो वहाँ से मुझे इस बात का इदराक हुआ कि ये लोग हमें नहीं जानते, बिकॉज उनको दिखाया नहीं जाता हमें। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, 4-5 तो मैंने आउटराइट रिफ्यूज़ किए। फिर मैंने ये भी देखा कि वहाँ जो मेरे लोग गए वो कोई इज्जत के साथ वापस नहीं आए वहाँ से। तो मैं जब कहीं उतरता हूँ किसी मुल्क में तो मैं नहीं उतरता, पाकिस्तान उतरता। क्या बात, वाह वाह। तो अपने मुल्क की हुर्मत और इज़्ज़त मुझे अपनी इज़्ज़त से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। तो मैंने कहा ओके, मैं आ जाता हूँ, आप यहाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रेस मीडिया को बुला लीजिए एयरपोर्ट पर, मेरे आने से पहले अनाउंस कीजिए कि वो आ रहा है। फिर आप मुझे चाहिए चाहे बॉम्बे की फुटपाथ पे बिठा के लिखवा लीजिएगा, मैं लिख दूंगा। क्योंकि मैं जब उतरूंगा तो मैं नहीं उतरूंगा, पाकिस्तान। वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। ओके, सो अब वक्त हुआ है पब्लिक डिमांड के मशहूर जमाना सेगमेंट का, स्टैंड अप कॉमेडी। ओवर टू शकील भाई। वाइब्रेटर लगा हुआ है। जी बेगम। बेगम जी, मैं ड्यूटी पे। बेगम क्या हुआ? ओए हो, डाकू तुम्हारा मोबाइल छीन के ले गए? चलो कोई नहीं, जैसे लाया था वैसे ही चला गया। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें आती जाती रहती हैं, कोई मसला नहीं। बेगम मैं कहीं और देखता हूँ, मैं रात को लिबास बदल के मैं डाकू को पकड़ता हूँ, गलत ना समझना। हाँ, कोई तो यार गलत समय हंस के ना तुम गलत कर देते हो बात को। हाँ तो बेगम क्या है, आज नया जोड़ा क्यों लाऊं? वैलेंटाइन डे क्या होता है ये? भाई बहुत नई गालियाँ देती है। मैं समझ रहा उसकी कालियों की कैसेट निकलवा दूँ मैं। बेगम ये तो बिल्कुल नई वाली थी, मैं रात को आऊँ ना फिर टिका के देना, ठीक है? ओके भाई, मैं काम पे हूँ ना बेगम। ये तो मैंने सुनी ही नहीं, ये कौन सी थी तुमने? ये तो कोई बक्से से नई गाली निकाल के दी है तुमने। रख फोन। ओके ओके। क्या समझती है तू? है याद नहीं तुझे रात को आके मैं टूटे हुए चप्पल से मारा था? हैं? रख दिया उसने, अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। किधर से आ रहे हो? सर वहीं से आया हूँ जहाँ से सभी आते हैं। मेरा कौन सा बकरा गेट है? मेरा थाने का भी एक गेट है, दिखाऊं तुझे? नहीं। सर इधर से आ रही हूँ, इधर से। कानून के सामने जुबान चलाता है। तुझे मेरा पता नहीं है, मैं आदमी को बेहोश करके जलील करता हूँ। तुझे पता मैं कैसा हूँ पुलिस में? कैसे आए हैं? पहले था मैं डाकू। हाँ। मैं उनसे पकड़ा नहीं गया पुलिस वालों से। फिर उन्होंने मुझे दरखास्त लिखी, इधर ही आ जाओ। अब मैं पुलिस में हूँ, काम मेरे सारे वही हैं पुराने, लेकिन कानून के दायरे में। ये क्या है हाथ में? सर कुछ फूल नहीं। क्या है ये? फूल किस लिए? सर ये मैं अपनी बीवी के लिए ले जा रहा हूँ। आज क्यों, ऐसा क्या है? आज वैलेंटाइन डे है ना। यार एक बात बताओ, मेरी बीवी कह रही थी, हाँ? ये वैलेंटाइन डे क्या होता है? ओह सर, वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन डे होता है। अच्छा, कानून को तालीम दो। सर ये मैं अपनी बीवी के लिए लेके जा रहा हूँ। रोज लेके जाता है? हाँ रोज लेके जाता हूँ। ओह सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ,
आइंदा मत कीजिए हो। तू मुझे जानता नहीं है। कौन है सर? कर्नल। ये चावल खाता हूँ। इधर खड़ा हो। जी सर। गला खुश्क हो गया। हाँ। ये क्या है? ये सर कुछ नहीं है। नहीं है क्या? ये सर टनल वाटर है। कौन सा? अबे इनके सामने बता के पकड़ा जाऊंगा। सर नहीं ये यही तो है ना, एक आदमी प्यासा है, तुम कैसे मुसलमान हो? कैसे मुसलमान हो? सर ये बच्चों के लिए दम कराने के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा हाँ। ये मुझे दे दे वरना मैं एकदम करता हूँ। देखिए दे दो पिए सर, पिए। पी रहा हूँ। है जायकादार। तू भी पी। नहीं मैंने नहीं पीना, जहरीला हो गया है। वही हम तुम्हारे लिए गोलियां खाते हैं, तुम हमारे लिए घूंट पानी नहीं पी सकते? बेशरम आदमी। पानी पी लेता हूँ। निम्को है आपके पास? वो थोड़ा सा ना वो भूख लगी है। हाँ। आइए पी, मैं मंगवाता हूँ। अच्छा। सारा ही पी जाएगा। आराम से खड़ा हो, हिल क्यों रहा है तू? सर आप हिल रही हैं। मैं हिल रहा हूँ? हाँ। ओ माय गॉड, मैं हिल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा। ये देखो यार, अजीब हो गया जिंदगी में। पानी भी अजीब होती है चीजें। हाँ। हैं? हाँ। आंखें किसको दिखा रहा है? ओए, हाँ। मेरा फोन बज रहा है। सर मेरा नहीं, आपका बज रही है। तो तेरी बीवी मुझे क्यों फोन कर रही है? सर आपके घर से आ रही है। अच्छा, वही मनूस औरत है मेरी बीवी। बात सुन। हाँ। बंद फोन में आवाज तो नहीं जाती ना? नहीं। हाँ, मैंने कहा सुन लिया उसने। हेलो हेलो बेगम। मैं नाके पे ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा दोस्त और तेरा फोन बज रहा है। मेरा बजी? हाँ, तेरा बज रहा है। इधर भी भाभी ने कर दिया। कर बात कर। हेलो, हाय गर्लफ्रेंड। हाँ बेगम, वो मैं ना अपना दोस्त मिल गया, उससे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, मुझे मेरा दोस्त मिल गया। मेरे पे यकीन नहीं है, उससे बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है? मैं अभी अपने दोस्त से बात करवाया। ये मेरी बीवी से बात कर। ये मेरी गर्लफ्रेंड से बात यार, कर। यकीन दिला, यकीन दिला। यकीन तू दिला। हेलो बेगम। हेलो गर्लफ्रेंड। अरे भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी। हाँ वही मेरी गर्लफ्रेंड। वो बीवी से बात कर रहा है। अबे मैं तेरी बीवी हाँ से वही बात कर रही हूँ। हाँ जी, मेरी। हाँ भाभी कैसी हैं आप? मैं ओए। इसका दोस्त हूँ। हाँ। और वो गर्लफ्रेंड से बात कर रही है। अबे बोल, तेरी गर्लफ्रेंड से। मेरी गर्लफ्रेंड से बात करिए। अरे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बात निकाली थी तुमने। ये तो मैंने सुनी ही नहीं मार्केट में। अच्छा, ये सीखती कहाँ से हो बैठ के? अच्छा, मेरी बीवी से क्यों बात कर रहा है? हाँ, ये तो बेगैरती हो गई मेरी। तो मेरी बीवी से क्यों बात कर रहा है बे? अबे खुद बाइक करवाई आपने। मनुष देखा बेटा, तुझे पता लगा? क्या? तेरे पे केस भी बन गया, तुझे पता भी नहीं लगा। वो किससे? मेरी बीवी से बात करने के जुर्म में अंदर अरे भाई, क्या कहेंगे आप शकील सिद्दीकी साहब के ऑरा के बारे में, इनके स्टैंड अप के बारे में? इनसे मेरी अभी रिसेंटली मुलाकातें हुई हैं। मैं इनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। क्या बात। और ही सच एन एसेट ऑफ द कंट्री। बेशक। क्या बात। जिन्होंने सरहद पार जाकर भी साबित किया। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और हमें इनको यूटिलाइज करने की तौफीक अता फरमाए। क्या बात। आप एसेट है हमारा, तू किधरे बाहर मिल में तेरे ते एसेट सुटांगी। Alright, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. हम लौट कर आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। पब्लिक डिमांड। पाजी मेरे नाल हेल्प करे जो मेरी बीवी मैंने मार देगी। उन तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी। भाजी बैग क्यों नहीं थले रख दी? इसमें खलील साहब की कुछ तस्वीरें। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। ओके, सो खलील रहमान कमर साहब के साथ कॉमेडी रिमांड चल रहा है उनका। सर एक बड़ा जाती सा सवाल करने देंगे, मारेंगे तो नहीं मुझे। सर आपने पहला लव लेटर किसको लिखा था और कब लिखा था, किस उम्र में लिखा था? आपको तो लव लेटर भी जो है ना वो मेरे ख्याल में फ्रेम करके रखवाने वाला होगा, ऐसा लिखा होगा आपने। इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैंने पहला जो लिखा उसी को लिखा जिसको
आखिरी लिखा। तो मेरे जितने ख़त हैं, मैंने अगर 50 के करीब ख़त लिखे होंगे या 40 के करीब लिखे होंगे, वो सब के सब उन्होंने संभाल के रखे हुए। क्या बात। खतूते गालिब की तरह वो पब्लिश होंगे? मेरी बीवी कभी कभी धमकी देती है मुझे कि मैंने किसी दिन तुम्हारे सारे ख़त छपवा देने। सर जैसे खतूते गालिब जो हैं वो ज़िया साहब ने पढ़े थे, तो अगर कभी ये एजाज़ आपने बख्शना हो तो मुझे बख्शिएगा सर, मैं पढ़ना चाहूँगा सर। अगर भाभी का कभी इरादा हो वो निकालने का। जब भी तुम ये खतूत पढ़ोगे ना, इन खतूत के पीछे बैकग्राउंड मैं दूंगी। कैसे? खलील साहब, कभी किसी दोस्त ने लव लेटर लिखने के लिए आपसे मदद ली? मुझसे बहुत सारे लोगों ने दोस्तियाँ इसलिए की मैं उनको खत लिख, नहीं मेरा खत कभी नाकाम नहीं आता था। क्या बात है। लेकिन दोस्त बाद च बड़े जलील होंगे सन, वे औंतरे जो लिखदा समझदा ते तू नहीं हैगा। सर ये तो होता होगा, शिकायत तो आती होगी। बेहतर थे वो लोग, लिख नहीं सकते थे। हाँ वो गुफ्तगू में नहीं बोलते होंगे तो वो समझती होगी कि खत लिखने में ठीक है। ठीक है। हर किसी को ऐसी चीजें कहाँ नसीब होती हैं। ये राजकुमार ने भी एक लड़की को खत लिखा था। क्या? स्टार्ट पे लिखा हुआ था, बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब। सर अब आपसे कुछ तीखे सवाल होंगे और मेरा ख्याल है कि ये सेगमेंट खेलने के लिए आपसे बेहतर हमारे पास कंटेस्टेंट कोई है नहीं। सर द लेजेंड ऑफ मौला जट या लंदन नहीं जाऊंगा? दोनों। ठीक। आप अगर ये पूछ लेते ना कि आप अच्छे राइटर हैं या नासिर अदीब, तो मैं नासिर अदीब साहब कह देता। क्या बात है, वाह 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 वाह। हुमायूं सईद साहब या शान साहब? ये मुश्किल सवाल है। ऑफ कोर्स एट दिस टाइम हुमायूं सईद। दिस टाइम हुमायूं सईद, ओके। राहत फतेह अली खान साहब या शफकत अहमद अली खान साहब? राहत फतेह अली खान। तो गोया आपने पटियाला घराने को जरा पसे पुष्ट डाल नहीं दिया। नहीं, कोई घराने का ताल्लुक नहीं होता। क्या है कि शोबिज़ में जिसका शो चल रहा है, मैं कल छोड़कर चला जाऊंगा तो चढ़ते सूरज यू को सलाम। अंडरस्टैंड दैट। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट सर। वहीद मुराद साहब या नदीम साहब? वहीद मुराद साहब। वाह, मुझे भी बहुत पसंद थे। कितना आपका मेरा ज़हन मिलता है कसम से। रानी बेगम या मधुबाला जी? मधुबाला। अरे देख रहे हो, ये होता है इंसाफ का मंदिर। ना बॉर्डर के उस पार फर्क है ना इस पार फर्क है, जो दिल में है वो कह रहे हैं। फिरदौस जमाल साहब या वसीम अब्बास साहब? फिरदौस जमाल साहब। सर दिलीप कुमार साहब या मार्लन ब्रांडो? दिलीप कुमार साहब। ये वाह वाह वाह। उन्होंने अगला ना ही नहीं सुनिया। ओ हाँ। वाह वाह, इतनी बिस्ती हुई है। सर जावेद अख्तर साहब या गुलजार साहब? गुलजार साहब। क्या बात। वाह, बेईमान आदमी की इज्जत नहीं करता मैं। हसन निसार साहब या नजीर नाजी साहब? हसन निसार। मेहदी हसन साहब या गुलाम अली साहब? मुश्किल सवाल। मुश्किल सवाल डेफिनेटली। इसलिए कि उनका मुकाबला नहीं आपस में। वो अपनी कला के बड़े आदमी हैं, वो अपनी कला के बड़े आदमी हैं, तो दोनों का मुकाबला कोई नहीं है। साहिर अली बग्गा साहब या नवीद नौशाद साहब? यार क्या चवले मारे हो तुम। मेरी फिल्म इंडस्ट्री जिस जगह पर है वहाँ मैं कंपैरिजन करने के मूड में नहीं, मैं कुछ करने की मूड में हूँ उनके लिए। रीमा जी या रेशम जी? रीमा ऑफ कोर्स। रीमा जी, ओके। आर.डी. बर्मन साहब या ए.आर. रहमान साहब? ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान एनी डे, ओके। सर कासिम के अब्बा या मरियम के पापा? 2000 दफा कासिम के अब्बा। सर शायर मोहसिन नकवी या निगरान मोहसिन नकवी? ऑफ कोर्स शायर मोहसिन नकवी। ओके सो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए सर इसमें। क्या बात है। लेकिन सर एक और आपको मैं जहमत दूंगा, और वो ये है कि अब मैं आपसे कुछ गीतों के अधूरे बोल पूरे करवाने की कोशिश आते हो, है ना सर, वरना ये बाजी करवाएंगे ना हेल्प। चलिए जरूर, मैं तो यही चाहती हूँ। तुम कैमरे ऑफ करो, देखो हेल्प होती। बैग क्यों नहीं छड़ दे थले रख ओ दे। पाजी मेरे ना हेल्प करे जो मेरी बीवी मैंने मार देगी। उन तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी। बाजी बैग क्यों नहीं थले रख दी? इसमें खलील साहब की कुछ तस्वीरें मैं चाहती हूँ- वीडियोस वो मैं चाहती हूँ वायरल ना हो जाएं। वीडियोस तो ज्यादा सियासतदानों की हैं, आपकी तस्वीरें ही आएंगी, देखिएगा। बोल पहला जो है वो ये है कि वीणी विच वंगा जदों अद्धियां रह गईयां, घर किवें जावांगी मैं, सोचा मैनू पै गईयां। मिसरा तो अच्छा है। आगे सर, आगे थोड़ा करीब जाते हैं। मैं इस तरह के गाने नॉर्मली सुनता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं। आया गल्लां ते पसीना मैनू होश रही ना, ते सोने यार ते कड़म डिग पई। आखिरी मिसरे पर लानत है। किस अस्थाई आदमी ने लिख के दिया तो? ये किसी बहुत अच्छे सर, ये है मैं अम चूपण लई गई
नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिका। ये तो 4-5 किलो ले लेंदी बाग तो जरूर जाना सी। वो तेरे नाल दे अंब चुपन गई सी। ओके सर, तो गीत है आ चलें लेकर तुझे, हैं जहां सिलसिले, तू है वहीं है तेरी कमी, बना दे सजा दे बना दे मुझे, बना दे सजा दे बना दे मुझे। ये अमिताभ साहब की फिल्म का है। जी, अमिताभ साहब की फिल्म का अली सेठी ने गाया है। अच्छा मुझे लगा सिलसिले का है नहीं शायद। नहीं, सिलसिले का नहीं आप गेस कर लेंगे, आप अली सेठी जी ने गाया है। नो अली सेठी को सुना ही नहीं। सुना ही नहीं। ओके, ये एक गाना गाना था तो सुना। अगलामा मजबूरी। और नजम सेठी की वजह नहीं सुने। सर अगला गीत है बिखरा है काजल, फिजा में भीगी भीगी है शामें, बूंदों की रिमझिम से जागी आग ठंडी हवा में, आजा सनम ये हंसी आग हम लें दिल में बसा। उन्होंने हाथ किया, उनसे पूछा। है आपको पता मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। है? ये तो आपको पसंद भी होगा आई थिंक। न जाने क्या हुआ रा जो तूने छू लिया। मैं इतना होता क्या, हाँ, ये मेरा अच्छा गाना है। ये तो मुझे सुना अंतरा नहीं याद था। ये बहुत ओके, सुना है मैंने, कई दफा सुना है। सर अगला है तू ना तकवे मीट ले अखां, मैं अज तेनू रज रज तक्कां, हौली हौली करा गल बात, अद्धी रातों टल गई रात। वे बेईमाना। हाँ, बिल्कुल सही। यस सर। ये मेरी वजह से याद है ना, वे बेईमाना तू हले तक जागना है। सर आप बताइए गाकर कैसी धुन है इसकी। अद्धी रातों टल गई रात, वे बेईमाना वाह, वाह, तू वाह। हाले तक जागना है, अद्धी रातों टल गई रात। वाह 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 वाह। क्या अच्छा गाया आपने। हाँ? थैंक यू। फिल्म थी खान चाचा, नजीर अली साहब का म्यूजिक था और ये हसीन गीत जो ये हसीन कादरी साहब ने लिखा था। सर नेक्स्ट है जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया। आप गेस तो कर ही लेंगे आप वैसे। हाँ, मुझे मैंने 10 दफा सुना हुआ है, मुझे बोल नहीं याद आ रहा इसके उस्ताई के। सर बूटी लगवाऊं आपको? बूटी हाँ, लगवाऊं? बूटी लगवाओ। बूटी लगवाऊं? इनको ना पता लगे सर। असि नहीं देख रहे, बस ले। कैमरे देख रहे हैं। हाँ, ये वही है, तेरी याद आ गई। सर बूटी लगवा के भी दिल। अच्छा ये नहीं फिर मैंने सुना हुआ। इस गजल के 2 बोल आपको सुनाते हैं। इज्जत प्लीज। जुदाइयों के ज़ख्म दर्द जिंदगी ने भूल दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, दया रे दिल की रात में चराग सा जला गया। सर ये गुलाम अली साहब की कंपोजिशन थी और लेजेंडरी आशा भोसले साहिबा ने इसको गाया था। ओके, अगला गीत जो है वो है आई कैन सी इट इन योर आईज। अंग्रेजी तो मैं किताब अपना फिल्म में देखता पहले मिस्र भी जवाब देता है सब। चक कपड़ा गाना तो निकले तो। सर तशरीफ लाइए, अब आपको हम रुखसत करेंगे लेकिन आप ही के लिखे एक गीत की अरे 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 छतर छाया में आइए। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो,
तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।